हेलो एवरीवन, सर कैसे हैं सबके सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एक लैपटॉप खरीदते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत बार जो है काफ़ी लोग जब लैपटॉप खरीदते हैं तो जो है किसी न किसी से पूछते हैं कि हमें जो है एक लैपटॉप रिकमेंड कीजिए। तो आज की वीडियो में हमें इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखते हो तो आपको जो है किसी से आगे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो खुद दूसरों को एडवाइस दे सकते हो कि आपको ऐसा लैपटॉप लेना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है हमारा इसमें जो एक वर्क फ्लो रहेगा, जो फ्लो रहेगा कि किस तरह से हमें जो है पूरी चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यार आपका बजट वगैरह के हिसाब से आप क्या टाइप का लैपटॉप यहाँ पर चूज करोगे। ठीक है, उसके बाद से जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद से आपको कुछ टिप्स वगैरह भी साथ में मैं दे दूँगा। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एट द एंड जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें मैंने कुछ प्राइस रेंज के हिसाब से लैपटॉप यहाँ पर अरेंज कर रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो काफ़ी अच्छे लैपटॉप मैंने यहाँ पर चूज कर रखे हैं। और अभी जो है आज फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल भी चल रही है, तो इनके जो है प्राइस ड्रास्टिकली भी चेंज होंगे। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर प्राइस ऐड कर रखे हैं ये जो है सेल के पहले के प्राइस है। तो जब सेल यहाँ पर होगी, जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो ये जो है इनके प्राइस और भी कम हो जाएंगे, तो आप इनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जब भी हमें कोई लैपटॉप लेना होता है तो हम क्या करते हैं, सामने वाले जब पूछते हैं तो सामने वाला एक सवाल ज़रूर पूछता है कि यार आपको किस काम के लिए लैपटॉप लेना है। तो यही काम हमें अगेन करना है। हमें अगर लैपटॉप लेना है तो हमें खुद से सवाल पूछना है कि हमें जो है कौन से काम के लिए लैपटॉप लेना है। ठीक है, बट उसके पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको यहाँ पर करूँगा, कौन से काम। अब यहाँ पर जो टास्क हैं आपको हो सकते हैं, जैसे जनरल पर्पज हो गया, जिसमें आपका क्या हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, आपको कोडिंग वगैरह करना हो सकता है, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना हो सकता है, आपको सिर्फ ब्राउजिंग वगैरह करना होगा। ठीक है, मशीन लर्निंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ये सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी आपको यहाँ पर जो है पूरे का पूरे लैपटॉप को आपको डिवाइड कर देगा। और आपका बजट कितना है ये आपका पूरा डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्रोमबुक नहीं लेना है। ठीक है, आपको जो इंटेल के प्रोसेसर आते हैं पेंटियम और सेलेरॉन, उनको नहीं लेना है। अगर i3 प्रोसेसर ले रहे हो इंटेल के, तो इसमें जो आपके ओल्डर जनरेशन के प्रोसेसर हैं उनको आपको नहीं लेना है। और जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, ऑनलाइन जो है लैपटॉप वगैरह खरीदे, तो आपको रेटिंग चेक करनी है और आपको रिव्यूज पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि i3 प्रोसेसर क्या है, ठीक है, और ये आपके जनरेशन वगैरह क्या है, तो अगर आपको जो आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट ये जो भी आपका टेक्निकल टर्म है जो आपको लैपटॉप कंपोनेंट में देखने चाहिए, इनको डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें किस टाइप का लैपटॉप लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है सबसे पहले जो मेन क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है कि आपका बजट कितना है। ठीक है, और आपका क्या टास्क है। तो अगर आपका बजट जो है 20 से 30,000 तक का है, तो आपको इसमें जो लैपटॉप मिलेगा उसमें क्या होगा कि आपके स्काइप, जूम और MS ऑफिस वगैरह के जो आपके सॉफ्टवेयर हो गए, आपके क्रोम हो गया ब्राउजिंग वगैरह के लिए, आपके VS कोड, आपके जो जनरल जो थोड़े लो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है, आपके जो लो सॉफ्टवेयर जैसे VS कोड वगैरह हो गए कोडिंग वाले, ये आपके चल जाएंगे, अच्छे से चल जाएंगे। ठीक है, आपके जो अगर 30 से 50,000 तक का आपका अगर बजट है, तो इसमें क्या होगा कि लो एंड गेमिंग आप कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें लो टू मॉडरेट वाले जो आपके वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर आते हैं उनको आप चला सकते हो। आपके जो जैसे ऑल प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन एवर जितनी मैंने चर्चा किया, ये सारे के सारे इसमें आपके चल जाएंगे। अब आपका जो है यहाँ पर अगेन आता है 50 से 70 वाला बजट। इसमें क्या होगा कि आपका हाई एंड गेमिंग हो जाएगी, आपके जो अच्छे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो आपके चल जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब जो है स्पेशली मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ जो आपके कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो यार देखो, आपको जो अगर बजट अलाउ करता है 30 से 50,000 तक का, तो आप ज़रूर जो है ये जो अच्छे लैपटॉप हैं इनको लो। क्योंकि होता क्या है कि आप एक बार लैपटॉप लेते हो तो 3 साल 4 साल आपके जो है इतने तो आप चलाते ही हो मिनिमम। ठीक है, आपकी जब जॉब लगेगी तब आप जो है 2-3 साल बाद 4 साल बाद आप जो है लैपटॉप चेंज करते हो। तो आप जो है अगर आपका बजट अलाउ करते हो तो आप इनको लो। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप जब कॉलेज में होते हो तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो, और आपका लैपटॉप उतना अच्छा नहीं होगा तो आप ट्राई नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई आपका वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कभी आपको वीडियो एडिटिंग का काम पड़ा तो आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, 3D एनिमेशन करने का मन किया तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, आपका कैटिया सॉफ्टवेयर जो कि आपका जो हैवी सॉफ्टवेयर होता है उसको आप चला सकते हो। आप जो है और भी अच्छे अच्छे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप काफ़ी लोग क्या करेंगे मशीन लर्निंग वगैरह सीखेंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के लिए आपका क्या होगा कि वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने लैपटॉप पर वो चीज़ें करो, बट अगर आप करना चाहते हो तो आपके जो है जो
30,000 वाले लैपटॉप हैं उसमें आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आपके 30 से 50,000 वाला हो उसमें आप आसानी से कर सकते हो। आप जो भी मॉडल है उसको ट्रेन कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपके यहाँ पर गूगल वगैरह के आते हैं जो कि आपके टीपी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ पर जा कर के ऑनलाइन उसमें जो है आप अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है थोड़ा हाई एंड वाले जो लैपटॉप हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो उनको आप लो। तो ये चीज़ें आपकी हो गई जिनको आपको कंसिडर करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर रखे हैं जिनके लिए ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, बट इनको देखने से पहले, ये वाला चीज़ आपको पढ़ने से पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रैम का क्या मतलब होता है, ठीक है। आपका 8 GB रैम क्यों रिकमेंडेड है, और आपके जो डिस्क स्पेस वगैरह क्यों इतना चाहिए, क्या होता है SSD HDD, ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये आपके फर्स्ट से लेकर के 4th तक हैं, आपके 5th और 11th तक जो ये आप बोल सकते हो एड ऑन पॉइंट है, ठीक है। अब जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर हमारे क्या होते हैं, तो प्रोसेसर के बारे में चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो मार्केट में जो मेनली 2 कंपनीज है, 2 कंपनीज है जो कि आपके प्रोसेसर बनाती है। प्रोसेसर होता क्या है, प्रोसेसर आपका होता है जो सारे डेटा को प्रोसेस करता है। एक तरह से जो है हमारा कंप्यूटर है, इसका एक ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो है आपके सारे डेटा को प्रोसेस करता है। जितना तगड़ा होगा आपका लैपटॉप भी उतना ही तगड़ा चलेगा। अब जो है एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि यार सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं एक लैपटॉप को तगड़ा बनाता है। उसके लिए जो है एक लैपटॉप को तगड़ा बनाने के लिए जो मैंने ऊपर 4 चीज़ें लिखी थी ना, फर्स्ट से लेकर के 4th पॉइंट तक, वो सारी चीज़ें आपकी मैटर करेंगे, ठीक है। उसमें आपका 5th पॉइंट जो डिस्प्ले है उसमें वो भी मैटर करेगा काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो है सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखनी पड़ती हैं एक काफ़ी अच्छा लैपटॉप लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं अभी क्या बता रहा था कि आपके जो है प्रोसेसर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है 2 हैं, एक है आपकी AMD और दूसरी है इंटेल, ठीक है। तो जो शुरू में क्या था कि इंटेल आपकी जो है एक तरह से इसकी मोनोपोली थी, सिर्फ इंटेल के ही प्रोसेसर आते थे। बट अब जो है AMD के प्रोसेसर आते हैं और AMD के प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आप काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि नहीं AMD के प्रोसेसर अच्छे नहीं होते, बट आप उनकी बात मत सुनना। आपको जो है क्या समझना है कि AMD के प्रोसेसर भी अच्छे होते हैं और काफ़ी मतलब कि इनको कम्पीट करते हैं इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या होता है कि AMD वाले बहुत ही AMD और इंटेल के जो प्रोसेसर का प्राइस होता है इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस है एकदम एक दूसरे के इर्द गिर्द ही होती है, AMD वाले की इंटेल के आसपास ही होती है, ठीक है। बट हाँ, ये बोल सकते हैं थोड़ी सी कम होती है, लेकिन प्राइस आप जब देखोगे तो प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। तो अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप AMD वाले को चूज कर सकते हो, आपको उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अब इंटेल क्या है, इंटेल के जो मेनली प्रोसेसर आते हैं वो इनके नाम होते हैं i3, i5, i7। अब ये जो है बस एक नेमिंग कन्वेंशन है, कोई इसका वो नहीं है कि यार i3 और i5 मतलब कोई इनका मतलब नहीं है, बस ये है कि एक नाम दिया गया है, ठीक है। अब नाम दिया गया है तो क्यों दिया गया है, हमें जो है 2 प्रोसेसर को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है i5 जो वो आपका जो i3 से तगड़ा होगा, i7 जो है i5 से तगड़ा होगा, i9 जो है i7 से तगड़ा होगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका इसमें और आता है, जैसे i3 का आएगा तो 5th जनरेशन, फिर i3 का 6th जनरेशन, i3 का 7th जनरेशन, इस तरह से अलग अलग जनरेशन आते हैं जो आपके एक ये प्रोसेसर है। तो जो आपका i6 वाला जो जनरेशन है वो 5th जनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस देगा, ऐसे ही 7th वाला 6th वाले से बेटर देगा। अभी जो लेटेस्ट वाला है 12th जनरेशन यहाँ पर प्रोसेसर चल रहे हैं, तो आपका जो 12th जनरेशन का प्रोसेसर है वो आपके अदर जनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो जो आपका जनरेशन कंपेयर करना है सेम फैमिली वाले में कंपेयर करना है, ठीक है। सेम फैमिली वाले का मतलब ये हो गया कि i3 का जो है आपको 7th जनरेशन और i3 का ही 12th जनरेशन 8th जनरेशन इसमें कंपेयर करना है। ऐसा नहीं कि i3 का जो है 7th जनरेशन कंपेयर कर रहे हो i5 के जो है 8th जनरेशन 9th जनरेशन से, तो इसका कोई मतलब नहीं। मैंने आपको क्या बता दिया कि i5 वाला जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देगा i3 से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होगी। अब एक जो जनरल रूल होता है यहाँ पर प्रोसेसर वगैरह के लिए कि जो नंबर जितना बड़ा होगा वो जो प्रोसेसर उतना तगड़ा होता है दूसरे वाले से, जो कम नंबर वाला है, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो 7th नंबर यहाँ पर दिख रहा है तो वो आपका क्या होगा 6th वाले से तगड़ा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इंटेल जो है इस तरह का प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। अब AMD भी प्रोवाइड करता है। AMD के प्रोसेसर क्या आते हैं, इसके लिए मैंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर कर रखा है, तो उसको आप जो देख सकते हो। अब मैंने डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए कर रखा है कि क्योंकि काफ़ी लोगों को जो इंटेल के बारे में तो पता है कि यार i3, i5, i7 ये प्रोसेसर उसके आते हैं, बट
AMD के नहीं पता होते हैं, और AMD के जो प्रोसेसर आते हैं इनमें जो है बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा बेटर है। तो इसको मैंने आप यहाँ पर बताने की कोशिश की। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोसेसर के टर्म्स में जो भी नंबर आपका बड़ा होगा वो उतना अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो है AMD का प्रोसेसर आता है जो Ryzen 3 है, Ryzen 5, Ryzen 7, 9, जैसे वहाँ पर i5, i7 इस तरह से था। अब जो Ryzen 3 है ये जो है कम्पीट करता है i3 वाले को, ठीक है। ऐसे ही ये i5 वाले को कम्पीट करता है, ऐसे ही i7 वाले को कम्पीट करता है, ठीक है। अब कौन सा बेटर है Ryzen 3, 5, 7 में से? तो आपका जो नंबर बड़ा दिख रहा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये Ryzen 3 से Ryzen 5 अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे ही Ryzen 7 जो है Ryzen 5 से बढ़िया होगा। इस तरह से जो आपके यहाँ पर होगा। अब इसमें भी क्या होता है, अलग अलग यहाँ पर फैमिली आती है, सीरीज आती है। जैसे यहाँ पर क्या था, इसमें जनरेशन था, ऐसे इसमें सीरीज आती है। इसमें 3000 सीरीज आ जाएगा, 2000 सीरीज आ जाएगा, 1000 सीरीज आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका 3000 सीरीज होगा वो किससे बेटर होगा? 2000 वाले से। ऐसे 1000 वाले से बेटर होगा 2000। अब अगेन जो है आपको सेम फैमिली वालों में ही कंपेयर करना है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर बताई, सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो है हम बढ़ेंगे अपने आगे। जो भी हमारा प्रोसेसर यहाँ पर दे रखा है, तो प्रोसेसर हमारा है, सबसे पहले इसमें हमें कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा किस टाइप का हमें प्रोसेसर चाहिए। तो लाइट वेट अगर हमें काम कर, लाइट वेट का मतलब हमें जस्ट ब्राउजिंग करनी है, हमें जो है यहाँ पर MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर उनको चलाने हैं, ये लाइट यूज के हमारे सॉफ्टवेयर हैं, इनको चलाने के लिए हमारे जो i3 हो गया या फिर Ryzen 3 हो गया, इनके प्रोसेसर हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। मीडियम यूज में आपका क्या आ जाएगा? मीडियम यूज में आपका आ जाएगा कि यार जो आपके लो एंड वाले गेम हो गए, या फिर जो आपके मीडियम लेवल वाले, लो एंड वाले, मीडियम लेवल वाले आपके जो यहाँ पर वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, उनको चलाना है, तो इसमें आ जाएगा मीडियम यूज का, ठीक है। अब इसमें आगे हमारा है एक हाई यूज वाला, हाई एंड वाला एक प्रोसेसर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके हाई एंड गेम्स होते हैं, आपके अच्छे जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, उनको चलाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना हो गया, हमारा जो है मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करना होगा, तो उसमें हाई एंड जो आपके लैपटॉप होंगे उनको यूज करना पड़ेगा। तो जो आपका यहाँ पर प्रोसेसर होगा मीडियम यूज के लिए i5 उसमें यूज हो जाएगा। जो आपका i7 है वो हाई एंड पे चला जाता है, तो i7, i9 ये सब आप हाई एंड पे ले सकते हो। और सेम जो है, मैं नाम अब नहीं बोलूँगा कि Ryzen 5, Ryzen 7, ठीक है। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं Ryzen 5 बोलता हूँ तो आप समझ जाना कि वो क्या है, कि i5 के काइंड ऑफ जो है आप वहाँ पर उसको यहाँ पर चूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो H सीरीज प्रोसेसर यूज्ड फॉर गेमिंग लैपटॉप, तो अब जब भी आप यहाँ पर जो है प्रोसेसर लोगे, तो जैसे यहाँ पर i5 प्रोसेसर लिखा है, ठीक है, इसके साथ में एक नंबर होगा कि 5728 ऐसे U करके। तो अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो U वाला है, ये आपका अगर यहाँ पर H लिखा होगा तो H का मतलब हो जाएगा कि ये गेमिंग के लिए ये वाला प्रोसेसर आप यूज कर सकते हो, और ये प्रोसेसर आपका तगड़ा होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, H सीरीज प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर गेमिंग लैपटॉप्स एंड फास्टर देन U सीरीज। ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब यहाँ पर जो आपका आता है डुअल कोर और क्वाड कोर, इस तरह से आप इसको मैं बताता हूँ कि ये जो है आपका प्रोसेसर है, ठीक है। तो इस प्रोसेसर में क्या होगा कि डुअल कोर में क्या हो जाएगा कि आपका जो CPU है वो 2 CPU इस तरह से यूज होंगे, एक CPU इधर रहेगा, एक CPU इधर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वाड कोर में आपका क्या हो जाएगा, क्वाड कोर में आपका 4 CPU रहेगा। अब इसको लेमन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज करो कि एक टिकट काउंटर है, यहाँ पर एक बंदा टिकट काट रहा है, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर एक लाइन लगा करके यहाँ से टिकट ले रहे हैं, और अगर मान लो कि यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लग रही है, ठीक है, यहाँ पर जो है टिकट यहाँ पर काटने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि यार जो है ये टिकट जल्दी से यहाँ पर लोगों को मिले, तो इसके लिए मैं 2 काउंटर खोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये टिकट काउंटर बगल में एक और, तो अब क्या होगा कि लाइन जो है बट जाएगी, 2 लाइन हो गई, अब जो है जल्दी जल्दी लोग यहाँ पर करेंगे। तो सेम जो है आपका जो 2 CPU होता है, प्रोसेसिंग यहाँ पर थोड़ी सी फास्ट हो जाती है इस वाले के कंपेयर में, ठीक है, यहाँ पर डबल हो जाती है जो प्रोसेसिंग है। ऐसे अगर आपका क्वाड कोर है, तो क्वाड कोर का मतलब आपने क्या किया कि यहाँ पर जो 4 काउंटर लगा दिए। अब जो है ये जो लाइन थी यहाँ पर टिकट वाली, ये अब जो है बढ़ गई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 गुना यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। तो ये आपका डुअल कोर और क्वाड कोर होता है। इस और जो CPU स्पीड या फिर जो आप बोलते हो CPU क्लॉक, ये आपका जैसे 2.7 गीगाहर्ट्ज़ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है कितनी फास्ट हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा यहाँ पर आपका CPU क्लॉक होगा उतना जो है ज़्यादा यहाँ पर डेटा यहाँ पर प्रोसेस करेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 2 आपके आते हैं CPU
स्पीड या फिर सीपीयू क्लॉक, एक बेस क्लॉक होती है और एक होती है बर्स्ट क्लॉक होती है। बेस क्लॉक वही होती है जिसके इर्द गिर्द आपका हमेशा जो है सीपीयू वर्क करेगा। बर्स्ट वाला जो आपका होता है वो कभी कभार जो आपका बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तब आपका सीपीयू उस लेवल पर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर आपका स्टोरेज है, अब स्टोरेज में दो तरह के स्टोरेज आपके आते हैं, इसको रैम और आपका जो सेकेंडरी ये आपका आता है। इसके बारे में मैं पूरा का पूरा एक ही में कवर करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर आपको डायग्राम बनाता हूँ जिससे मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। अब देखो जो हमारी स्टोरेज होता है ना, स्टोरेज दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी वाले में हमारा कौन कौन सा आता है, सेकेंडरी में हमारा आ जाता है SSD आता है, HDD आता है, ठीक है। और जो हमारा प्राइमरी है इसमें रैम हमारी आ जाती है, ठीक है। तो अब जो है अब होता क्या है कि अब देखो ये जो हमारा होता है ये हमारा है HDD है, ये हमारा क्या है SSD है। अब होता क्या है, फ़र्क क्या इनमें है, फ़र्क यही है कि इसमें क्या होता है कि ये जो डिस्क है ये मूव करती रहती है और इसके ऊपर एक जो है यहाँ पर ये रोटेट करने एक रीडर होता है जो क्या करता है, ऐसे जो डिस्क मूव कर रही है उस पर ये रीड करता है जो भी डेटा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यार जितना फास्ट ये मेरा रीडर मूव कर पाएगा उतना फास्ट मैं डेटा को रीड कर सकता हूँ और यहाँ पर राइट कर सकता हूँ इस पर, यानी कि डेटा का ट्रांसफ़र एक तरह से मैं बोलूँ उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पर क्या एक मूविंग पार्ट है, एक कितना भी मतलब मैं ट्राई कर लूँ एक लिमिट ही होगी जिस पर ये मूव कर पाएगा। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर HDD है इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू SSD। SSD की क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। जैसे हमारे पास जो है SD कार्ड वगैरह होते हैं इसमें एक चिप लगी होती है, ऐसे ही हमारा इसको मान सकते हो कि ये क्या है, इसमें चिप लगी होती है, ये जो है इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इस वजह से इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम प्रेफर करते हैं SSD को आज के टाइम पर। अब देखो होता क्या है कि हमने क्या किया कि कोई भी प्रोग्राम को हमने यहाँ पर स्टोर किया अपने लैपटॉप में या फिर डाउनलोड किया, तो डाउनलोड करके क्या होता है वो आता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, यहाँ पर स्टोर होगा। जो हमारा डाउनलोड वाला फोल्डर होता है वो इसी में रहता है, इसी के अंदर वो चीज़ आकर के स्टोर होता है, ठीक है। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया तो आकर के इसमें पड़ा रहेगा। हम क्या करते हैं इसको इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद से क्या होता है कि उसकी एक बाइनरी फॉर्म बनती है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे टर्म्स में मैं बात करता हूँ जब, तो बाइनरी फॉर्म बनती है तो वो क्या होता है वो भी अभी इसी सेकेंडरी मेमोरी में ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्टोर रहती है। जैसे ही मैं चाहता हूँ कि यार मेरा एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, मैंने उसको क्लिक किया कि अब ये ओपन हो जाए। ओपन होने के लिए क्या करेगा, जो भी इसका बाइनरी वाला यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा था उसकी एक कॉपी उठ करके आ जाएगी रैम में, ठीक है। रैम में उठ करके आएगी तो क्या होगा, रैम में क्यों आती है, रैम में इसीलिए आती है कि ये जो CPU है, CPU की स्पीड बहुत तेज़ होती है, ठीक है। इसका जो प्रोसेसिंग पावर है, जो प्रोसेस करने का डेटा का प्रोसेस करने का जो स्पीड है बहुत ही तेज़ है। तो अब मान लो कि एक क्या है कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ से यहाँ पर प्रोसेस कर ले रहा हूँ और जो सामने वाला बंदा है वो इन्फॉर्मेशन मेरे को उतनी तेज़ी से नहीं दे पा रहे, तो मैं क्या करूँगा अपना काम करके ऐसे बैठा रहूँगा, ठीक है। फिर जब काम आएगा मेरे तो मैं काम करूँगा अपना। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो सामने वाला जो हमें टास्क दे रहा है, जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो भी इतनी तेज़ी से हमें प्रोवाइड कर पाए जितनी तेज़ी से मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो रैम है, रैम की क्या होती है, रैम की स्पीड बहुत ही तेज़ होती है, SSD से भी बहुत ही तेज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको इंस्टॉल करते हैं और इसकी स्पीड बहुत तेज़ होने की वजह से हम इसको जो है CPU के पास में रखते हैं। और जो भी हमारा यहाँ से जो एक सॉफ्टवेयर है वो उठ करके आएगा किस में, रैम में आएगा। अब रैम में आ गया तो रैम में वो पड़ा रहेगा। अब क्या करेगा, CPU को डेटा चाहिए तो वो क्या करेगा, रैम से तुरंत डेटा लेगा और जो प्रोसेस करना है वो तुरंत प्रोसेस कर देगा, ठीक है। जो भी हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है क्या करेगा, रैम के थ्रू करता है वो, यानी कि जो भी डेटा जो भी हमारा एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारा रैम में पड़ा रहेगा। अब जो एक सवाल उठेगा कि क्यों रैम हमें ज़रूरी ही है क्या, तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर जो है मैं बोलता हूँ यार SSD, अभी जैसे मैंने आपको बताया SSD थोड़ी काफ़ी स्लो होती है रैम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब जो स्लो है तो आपका क्या करेगा, ये आपका प्रोसेस कर लेगा। अब ये बैठा रहेगा कि हमारा SSD क्या करे, ये जो इसको कुछ डेटा दे, जब तक डेटा देगा तब तक ये जो है CPU बैठा रहेगा, ऐसे ही फिर जो है डेटा मिलेगा प्रोसेस करेगा फिर बैठा रहेगा। तो ये जो है आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक एप्लीकेशन है उसका एक कॉपी क्या करते हैं उठा करके रैम में रख देते हैं और रैम से जो है CPU तुरंत डेटा हमारा लेता रहता है और प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। ये जो है यहाँ से प्रोसेस करता रहता है। तो ये तो हमारा हो गया कि रैम ये जो है इसीलिए लगाते हैं। अब जो है SSD और HDD में हम SSD क्यों प्रेफर कर रहे हैं
क्योंकि देखो है क्या कि मैंने क्या किया कि मैं जो है चाहता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो ओपन होने में भी ज़्यादा टाइम ना लगाए। जैसे क्या है कि आप बहुत बार देखते होंगे कि जिसने एचडीडी अपने लैपटॉप में यूज किया है, वो आप क्या करता है कि जब अपना लैपटॉप ओपन करता है या फिर कोई प्रोग्राम ओपन करता है तो उसको ओपन होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो टाइम इसी वजह से लगता है कि वो क्या होगा कि एक कॉपी जो यहाँ पर पड़ी है वो कॉपी को ट्रांसफ़र किया जाता है किस में, रैम में। जब भी कोई प्रोग्राम रन होगा तो उसकी एक कॉपी कहाँ जाएगी, रैम में जाएगी। और वो ट्रांसफ़र होने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा वो प्रोग्राम को ओपन होने में। सिंपल सी चीज़ है। तो इसीलिए जो है अगर हमने एसएसडी लगा दिया जो कि फास्ट है, तो एसएसडी क्या करेगा, जल्दी से रैम में डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो जल्दी से ओपन हो जाएगा। अगर एचडीडी मैंने यूज़ कर दिया तो स्लो डेटा ट्रांसफ़र करेगा, तो हमारा क्या होगा, वो जो है एप्लीकेशन स्लो ओपन होगा, काफ़ी टाइम लेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एसएसडी यूज करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है जब मैं डबल क्लिक करता हूँ उस प्रोग्राम पर ओपन होने के लिए तो तुरंत ओपन हो जाए 2-4 सेकंड में, ठीक है। तो इसलिए हमारा एसएसडी यूज होता है। और रैम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रैम क्यों यूज करते हैं। अब रैम में आपका आता है कि 4 GB रैम हम यूज करें या फिर 8 GB रैम यूज करें कि 16 GB रैम यूज करें। तो यहाँ पर एक आपका कॉन्सेप्ट आता है मल्टीटास्किंग का। मल्टीटास्किंग का मतलब यही होता है कि आप एक साथ में बहुत सारे काम कर रहे हो, ठीक है। अब एक साथ में बहुत सारे काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन किया। जब प्रोग्राम आपने रन किया तो सारे प्रोग्राम की एक एक कॉपी उठ करके कहाँ आएगी, रैम में आएगी। और रैम में अगर आपकी जगह नहीं है तो आप कहाँ से उसको जो यहाँ पर कॉपी कर पाओगे। अगर आपने बहुत सारे प्रोग्राम चलाने हैं तो सारे प्रोग्राम की एक एक कॉपी को रखने के लिए आपकी रैम में उतनी स्पेस होना चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रैम में उतनी स्पेस होनी चाहिए। इसलिए हम ज़्यादा प्रोग्राम अगर रन करना है तो ज़्यादा हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। अब एक चीज़ और है कि हमारा जो एसएसडी है वो जो है काफ़ी महंगा पड़ता है एचडीडी के कंपैरिजन में, बट जो है ये हमारे जब हम इसको यूज करते हैं तो हमें एक तरह की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला परफॉर्मेंस मिलता है। तो यहाँ पर जो मनी है इसको इन्वेस्ट करना अच्छी चीज़ है कि आप जो है कम से कम 256 GB ही यहाँ पर एसएसडी यूज करो, बट यूज करो जिससे कि आपका लैपटॉप काफ़ी स्मूथ चलेगा। जो भी एप्लीकेशन है वो आपके बहुत ही स्मूथ चलेंगे, ठीक है। और आपका जो रैम आज के टाइम पर 8 GB मिनिमम रिकमेंडेड है, ठीक है। आप कोई भी लैपटॉप लो 8 GB रैम उसमें रिकमेंडेड ही है। ये चीज़ें हो गई। आपका DDR4 रैम ये यूज करना, ठीक है। आप जब भी रैम लेना तो ट्राई करना कि एटलीस्ट DDR4 रैम यहाँ पर आपका है। और लैपटॉप लेते टाइम पे हो सकता है कि आपका एक कोई अगर आप जो है लो बजट वाला लैपटॉप ले रहे हो सकता है कि किसी में आपका एसएसडी है तो रैम आपका 4 GB है, ठीक है। या फिर आपका 8 GB रैम है तो उसमें जो है एचडीडी दे रखा है। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको देखना है कि क्या ये चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं। उसमें जो है ऐसा स्लॉट दे रखा है क्या कि ये जो है यहाँ पर अपग्रेड किया जा सकता है, तो आप उसको लैपटॉप को ले लेना है और कहीं भी आप सर्विस सेंटर वगैरह पर जा करके उसको अपग्रेड करा सकते हो 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके, ठीक है। होता क्या है कि आपको बहुत बार जो है आपके बहुत सारे लैपटॉप में आपको रैम का एक जो है यहाँ पर एम्प्टी स्लॉट दे रखा है, खाली स्लॉट होता है, वहाँ पर आप जो रैम को इंस्टॉल कर सकते हो, एडिशनल रैम को। ऐसे ही आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी के लिए भी आपका वहाँ पर होता है एक स्लॉट, वहाँ पर आप जो है अपना एसएसडी या फिर एचडीडी कोई भी आप अपना सेकेंडरी मेमोरी यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई आपकी स्टोरेज डिवाइस के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड वर्सेस डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। आपका ग्राफिक्स कार्ड क्यों यूज करते हैं, सबसे पहली बात तो जितने भी आपके यहाँ पर बोल सकते हो वीडियो वाले जो चीज़ें आपकी होती हैं, जो फोटो अगर आप देखते हो, जो भी ग्राफिक्स वाली चीज़ें आप देखते हो ना अपने स्क्रीन पर, उन सबको जो रेंडर करने का काम होता है, उनको प्रोसेस करने का काम होता है, वो ग्राफिक्स कार्ड का काम होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। अब जितने भी लैपटॉप हैं सब में ग्राफिक्स कार्ड ज़रूर से ज़रूर होता है। अब वो जो है डिपेंड करे आपका लैपटॉप कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंटीग्रेटेड हो सकता है या फिर आपका डेडिकेटेड हो सकता है। क्योंकि जितने भी लैपटॉप है उनमें जो आपका क्या होगा, या आप उसमें वीडियो चलाओगे, ठीक है, आप उसमें जो है आइकन वगैरह ज़रूर आपके होंगे, तो वो सब जो आइकन वगैरह उनको रेंडर करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए आपका जो यहाँ पर डेडिकेटेड या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। डेडिकेटेड का क्या मतलब होता है, डेडिकेटेड का मतलब यही होता है कि आपका जो है अलग से एक यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट होगी। जैसे आपने देखा था कि क्या होता है सीपीयू आपका होता है, ऐसे यहाँ पर आपका क्या होगा जीपीयू होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आपकी अलग से रहेगी, ठीक है। इसके लिए एक थोड़ा कुछ रैम अलग से रहेगा, इसके लिए एक अलग से फ़ैन रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक अलग से पूरा का पूरा मॉड्यूल ही है, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा, एक चिप रहेगी जो आपके सारे डेटा को प्रोसेस करेगी, आपका रैम इसी में रहेगा, इसमें फ़ैन वगैरह रहेगा इसको कूल रखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होता है डेडिकेटेड वाला।
आपका इंटीग्रेटेड क्या होता है, इंटीग्रेटेड में आपका क्या होता है कि आपका एक चिप है जो जीपीयू है, इसी में आपका क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा आपका जीपीयू को भी, ठीक है। यानी कि एक ही चिप पर दोनों को दोनों आपके यहाँ पर आ गए। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है एक सिंगल चिप पर दोनों चीज़ें आती हैं। तो अब जो प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाए, क्योंकि आपका जो है सीपीयू इसी में चल रहा है, जीपीयू भी इसी पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं, वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, बट ये चीज़ें आपकी जो है काफ़ी हद तक जो है आपको ये यूज में आ जाते हैं। जो भी आपके टास्क होते हैं, जो आपके लो टास्क होते हैं, वो सब आपको इससे हैंडल हो जाते हैं। जो आपके गेमिंग वगैरह होते हैं, हाई एंड गेमिंग वगैरह हो गए, आपके जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए हैवी वाले, उनके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये जो आपके डेडिकेटेड वाले होते हैं। तो इसलिए आप जब भी लैपटॉप खरीदोगे 30,000 40,000 के, तो उनमें जो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड वाले। डेडिकेटेड वाले आपका 50,000 60,000 इस तरह से आपको लैपटॉप देखोगे, तो उनमें आपके डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। अब इनके बारे में और भी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है, उनको आप देख सकते हो। अब जो आप अगर आपको जो है कंपेयर करना है कि एक जीपीयू दूसरे जीपीयू से पावरफुल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल करना है सिंपली ए जीपीयू वर्सेस जी जीपीयू बी जीपीयू, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब सेम चीज़ मैंने आपको बताया था कि आपको जो है सीपीयू हो गया, अब ऐसे जीपीयू के केस में भी होगा कि ये आपका जो एक जनरल रूल है कि आपका जो प्रोसेसिंग पावर है वो आपका जो हायर नंबर होगा वो उसके जो है प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखी हैं। अब यहाँ पर क्या है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स मीन्स बेटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, क्योंकि आप सिंपल सा चीज़ है कि आपका सीपीयू अलग काम कर रहा है, आपका डेडिकेटेड जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपका अलग काम कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो जो है अपना लोड संभाल रहा है, अपना लोड संभाल रहा है, तो ये जो है थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आपको ऑब्वियसली देने वाला है, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स मीन्स बेटर ग्राफिक्स हो गया, और आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इज चीपर। इसमें चीपर इसलिए क्योंकि आपका सेम जो आपका सीपीयू था, आपका सेम जो चिप थी इसी पर उसको भी इंस्टॉल कर रखा है। अब डेडिकेटेड ग्राफिक्स इज बेटर फॉर गेमिंग, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। वाई यू नीड डेडिकेटेड ग्राफिक्स, इसमें मैंने आपको वही बता रखा है कि अगर आपको जो है गेमिंग वगैरह करना है, आपको हाई एंड जो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है, कैड वगैरह हो गया, आपको एनिमेशन करना है, तो आप जो है इसको यूज कर सकते हो। आपको ऐसे लैपटॉप लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको जनरल पर्पज़ आप यूज करते हो तो उसके लिए आपका जो इंटीग्रेटेड वाला जो आपका आता है यही मोर देन सफिशिएंट है ग्राफिक्स कार्ड। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ आपका आता है कि आपका डिस्प्ले किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है इसमें मिनिमम 1080p का जो आप रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले कंसिडर करो। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आपका जो रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्रेश रेट का क्या मतलब होता है कि आपका जो स्क्रीन है इस पर जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो है बदलती रहती हैं, ठीक है। वो 1 सेकंड में जो रिफ्रेश रेट, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज है, इसका मतलब हो गया कि आपके स्क्रीन पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो 1 सेकंड में 144 बार चेंज हो रही हैं, ठीक है। वो प्रोसेस होकर के 144 बार आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आपका रिफ्रेश रेट होगा उतना बेटर आपको जो यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। आप उतनी अच्छी गेमिंग यहाँ पर कर सकते हो। फिर दूसरी चीज़ है इसमें बैटरी लाइफ यार, जो भी यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरर वगैरह देते हैं कितना टाइम तक आपका बैटरी चलेगा, तो वो पता नहीं आइडियल केस आई थिंक होता है। और आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ों को ध्यान में रख करके वो जो है क्या चीज़ों को कंसिडर करके आपको बैटरी लाइफ उतनी प्रोवाइड करते हैं। बट जो है जो रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपकी बैटरी लाइफ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसमें क्या होगा कि आपकी स्क्रीन ब्राइटनेस आपने कितनी रखी है, ठीक है। आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या है, आपका जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने यहाँ पर रन हो रहा है बैकग्राउंड में, या फिर जो है आप उन पर वर्क कर रहे हो, और फिर आपने वाईफाई से कनेक्टेड हो या नहीं हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप जो विंडोज़ 10 11 ये सब यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैटरी यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर उबंटू वगैरह कोई इंस्टॉल कर रखा है तो उसमें बहुत ही कम उसको चाहिए होता है बैटरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी, तो बैटरी लाइफ इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। बट एक हमारा रेफरेंस के लिए होता है कि यार चलो उन्होंने दे रखा है 7 आवर्स 6 आवर्स, तो एक काइंड ऑफ जो है थोड़ा अच्छा चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। बाकी आपका अगला है कीबोर्ड क्वालिटी। तो कीबोर्ड क्वालिटी में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, आपने टच तो नहीं किया है, ठीक है, आप सिर्फ ऑनलाइन ही देखते हो, तो उस ऑनलाइन में आप एक चीज़ देख सकते हो कि क्या वो जो है बैकलिट है या नहीं है, ठीक है। यानी कि जो भी एक कीबोर्ड है इसमें लाइटिंग वगैरह है कि नहीं है। लाइटिंग नहीं है तो अंधेरे में जब आप वर्क करोगे उसको चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो है इस चीज़ को आप कंसिडर ज़रूर करना।
फिर आपका USB आता है, USB आपका 2.0, 3.0 और टाइप सी। तो टाइप सी जो आपका काफ़ी फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू USB 3 और 2। अब जो है USB 3 आपका USB 2 से फास्ट होता है। अब इसमें जो है आपका जो भी है USB 3 अगर मिल रहा है तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर टाइप सी मिल जाए तो और अच्छी बात है। और ट्राई करना कि कम से कम 2 से 3 आपके यहाँ पर पोर्ट हों, ज़रूर हों, ठीक है। क्योंकि आप जो है अगर एक ही पोर्ट रहेगा, 2 पोर्ट रहेगा तो आप उतनी सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। अब इसके वजह से बायोमेट्रिक सिक्योरिटी ये आपका जो है एकदम एड ऑन फीचर है कि आप जो है आपको लेना है नहीं लेना है, ठीक है। आपका बायोमेट्रिक वाला फिंगरप्रिंट रीडर जो आपका आता है तो आप देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी में आप क्या है कि प्लास्टिक वाले आपका जो है या फिर जो है आपका मेटल की बॉडी है उसकी लैपटॉप की, ठीक है। तो मेटल बॉडी में क्या है कि वो थोड़ा सा बेटर चीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे तो आपको जो है मेटल बॉडी का वो देखने को मिलेगा कि कहीं पर टूटता नहीं, ठीक है। जो आपका प्लास्टिक वाला होता है जैसे 5 साल 6 साल बाद से टूटने लगता है, इसके हिंज वगैरह हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। बट पहले के कंपैरिजन में अब जो है प्लास्टिक जो बॉडी आती है थोड़ी बेटर आ रही है। और एक्चुअल में क्या है कि यार लैपटॉप को कितना भी बचा करके रखो, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो जो हमारी प्लास्टिक वाली है ये इनके टूटने का डर रहता है, तो इसलिए हम जो है प्रेफर करते हैं कि हमारा मेटल बॉडी का लैपटॉप हो। बट अगेन जो है ये मेटल बॉडी वाले जो लैपटॉप आते हैं ये थोड़े से महंगे होंगे, तो आपको वही है बजट का ध्यान में रख करके सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो जो कि आपको जो है इधर उधर ले करके जाना है, क्लासेस वगैरह ले जानी है, तो आप जो वेट का ध्यान रखोगे कि यार 1.5 kg के अप्रॉक्स में ही आपका लैपटॉप हो। ऐसा नहीं कि 2.5 kg 3 kg का लैपटॉप आपने ले लिया और उसको ले करके घूम रहे हो पूरा, तो एकदम आपको बहुत ही एक बर्डन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगेन लास्ट पॉइंट है मीट योर नीड्स एंड बजट। तो ये चीज़ें आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब जो है अब जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए कुछ यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिख रखे हैं जिनके लिए मिनिमम क्या क्या चीज़ें रिकमेंड की जाती है या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर जैसे बता देता हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपको अगर चलाना है तो इसमें क्या होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी या तो आप 7, 8 या 10 आपका जो विंडोज़ है ये आप यूज़ कर रहे हो उस पर आपका चलेगा। 4 GB रैम मिनिमम है। मिनिमम का मतलब ये हुआ कि आपका चलेगा बस, ठीक है। आपको जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, आपको बहुत ही स्लो चलेगा। लेकिन अगर आपने 8 GB रैम यहाँ पर यूज़ किया तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब एक तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपका 2 GB अवेलेबल डिस्क स्पेस मिनिमम होना चाहिए, और अगर आपका 4 GB है तो वो आपका रिकमेंडेड है चीज़ है। रिकमेंडेड का मतलब यही है कि आपका क्या है उतना होगा तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। अगर आपका उससे कम है तो वो ठीक है वो चलेगा बट उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने और बहुत सारी यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर जो हैं उनको इंक्लूड कर रखा है, तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जो है कुछ टिप्स यहाँ पर और मैं आपको देता हूँ कि जस्ट फाइंड अ गुड लैपटॉप एंड बाई। अब होता क्या है कि आपने लैपटॉप खरीद लिया और आपने 4 लोगों को दिखा, तो 4 लोग आपको उसमें बताएंगे यार तुमको ये ले लेना चाहिए था, इस प्राइस में ये ले लेना चाहिए था। बट अगेन मैंने आपको बता दिया कि आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लो कि कौन सा आपका लैपटॉप अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ है, आप जितने लोगों को दिखाओगे कुछ ना कुछ लोग आपको बताएंगे, तो आपको उनके चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो भी लैपटॉप खरीदा है वो आपके ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसको बाई कर लेना है। AMD गिव्स बेटर वैल्यू फॉर प्राइस कंपेयर टू इंटेल, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सी द अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन, see if you can add RAM and SSD now or later to match the specs you need, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था जब मैं आपको रैम वगैरह के बारे में बताया था। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी है कि आपको जो है लो बजट में सारी चीज़ें रैम भी अच्छी मिल जाए, SSD भी मिल जाए। तो आपको वहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या ये जो है अपग्रेड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं मेटेलिक बॉडी इज बेटर एज वियर एंड टीयर इज स्लो, ठीक है। चेक प्राइस एट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, तो आपको दोनों जगह पर प्राइस चेक कर लेना है। कभी कभी जो आपको ऑफलाइन वाले पर बेटर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। चूज़ अ ब्रांड विथ गुड सर्विस एबिलिटी, ठीक है। सर्विस एबिलिटी इसका मतलब हो गया कि आपको जो है जो ब्रांड आपने लिया है क्या वो सर्विस आपको अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, आपके गांव में आपके शहर में वो जो है उसकी सर्विस पहुंच रही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या करोगे, सर्विस सेंटर वाले को कॉल करोगे और वो जो है क्या जल्दी 1-2 दिन में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा।
और नेवर बाई रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही है कि बहुत बार क्या होता है कि जो लैपटॉप वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इनमें कुछ डिफेक्ट रह जाते हैं, ठीक है, और वो मार्केट में आ जाते हैं, तो मार्केट में क्या करते हैं, डिफेक्ट को थोड़ा सा सही करके और उनको क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बार जो है आपको जो अच्छे लैपटॉप भी मिल जाते हैं, बट ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। आपको जो ऐसा लैपटॉप मिल सकता है जिसको लेकर के आप पछताओ, तो ऐसे लैपटॉप के बारे में कभी मत सोचना, ठीक है। अब जो है मैंने यहाँ पर कुछ आपके बेस्ट लैपटॉप रिकमेंड कर रखे हैं। अब यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको बजट अपना ध्यान में रखना है, तो ठीक है। तो आपको बजट के हिसाब से मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। 20 से 30 का आपका एक रेंज दे रखा है, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 के अबव वाले, इस तरह से मैंने रेंज में बहुत सारे यहाँ पर लैपटॉप को अरेंज कर रखा है। अब दूसरी चीज़, जैसे कि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज के टाइम पर जो है यहाँ पर सेल चल रही है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि आपके जो भी लैपटॉप के प्राइस हैं ये आपके 2000, 3000, 4000 वो डिपेंड करें कितने हैं, बट ये जो है ज़रूर से ज़रूर इतने कम होंगे, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर प्राइस दिखेंगे उन प्राइस को आपको अगेन एक बार चेक करना है कि क्या इतनी प्राइस है नहीं है, ठीक है, कितनी कम हो गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो आपके 20 से 30 वाला रेंज रखा है, इसमें भी एक तरह से कुछ इस तरह से प्रोडक्ट को रखा है कि आप जो है 22 के आसपास में कोई प्रोडक्ट देख लो, ठीक है। 25 के आसपास में कोई आपने लैपटॉप चूज कर लिया, आपका जो 30 के आसपास में, बट यहाँ पर मैं 20 से 30 वाले में मोस्टली मैंने जो इंक्लूड किया है 30 के आसपास में ही है, बट जो आपका 30 से 40 वाला है उसमें आप चेक करोगे तो आपके काफ़ी सारे लैपटॉप दिखेंगे जो 32 के आसपास में है, कुछ लैपटॉप 35 या 36 के अराउंड में है, कुछ लैपटॉप जो 40 के अराउंड में। तो आपको जो भी इनमें से अब जो चूज करना होगा आप उनमें से देख करके चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने इनको जो भी चीज़ें हैं पूरे का पूरे ये आपका डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत सारी रिसर्च करी है, अपना खुद का भी जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है उसको भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो इसको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, इस डॉक्यूमेंट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है आप यहाँ से आकर के उनको अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है, तो ये सारे लिंक है अभी अमेजोन के हैं। आप क्या कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पर भी जा कर के ये जो आपका लैपटॉप है इसको कंपेयर कर सकते हो क्या प्राइस है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है कंपेयर करके जिसमें भी आपको कम प्राइस लगेगा वहाँ पर आप जो है उसको ले सकते हो। तो सभी के लिंक मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। और एक अच्छी चीज़ मैंने करी है कि यहाँ पर सबके एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, जिससे कि आपको जो है चीज़ें यहाँ पर अच्छे से दिख सकें क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि आपको जो है अपना बजट डिसाइड कर लेना है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना है। ये सारे के सारे आपके 29,000 के करीब में है। जो 30 से 40 वाला है इसमें आप देखो तो इसमें आपका 31 यानी कि 31,500 है, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है सेल में अंडर 30 हो जाए, तो इसको आपको चेक कर लेना है। ऐसे आपका 38 के अराउंड में है, आपका 40 के अराउंड में है, तो इनको आपको चेक कर लेना है। ये आपका है इसका प्राइस है 31,900, यानी कि इसका भी हो सकता है कि प्राइस जो है आपका कम हो जाए और ये 30 के अंडर में आ जाएगा, ऐसे इसका भी प्राइस हो सकता है। ये सारे लैपटॉप मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। ऐसे 40 से 50 वाले में आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है पूरी की पूरी अभी तक की, प्रोसेसर, रैम, आपका जो SSD, HDD या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वगैरह हो गया, या फिर आपका डिस्प्ले वगैरह, सारी चीज़ें आपको नोट करके अलग से रखना है कि आपके लैपटॉप में क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या आप काम के लिए लेना चाहते हो। उसके बाद से इनमें से आप चूज कर सकते हो। और फिर आपको एक चीज़ है यार कि लैपटॉप को आपको ख़रीदने में थोड़ा तो माथापच्ची करनी ही पड़ेगी, आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। कोई आपको कितना भी लिस्ट बना करके दे दे, आपको अगेन एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपको किस काम के लिए लेना है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि आप यहाँ से भी चेक कर लो, आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च करो और जो भी आपको बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज करो। अब आपको चीज़ें मैंने बता दी कि आपकी क्या है यहाँ पर रिक्वायरमेंट, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उनको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको चीज़ें समझा सकूं। और अब जो है आपको अगर अच्छे से चीज़ें समझ में आ गए हैं तो आप अपने लैपटॉप को खुद चूज कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना है, जो लिंक वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यार ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट है मैं ट्राई करूँगा कि आगे जो भी आगे आने वाले टाइम पर भी मैं यहाँ पर चेंज करता रहूँ, और जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा लिंक आपका सेम रहेगा, बस ये डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एडिट करता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आप जो है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद भी इस डॉक्यूमेंट को देखो तो आपको जो है यहाँ पर जो बेस्ट लैपटॉप मैंने रिकमेंड किए हैं वो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
और एक चीज़ यार मैं भूल गया कि अगर आपको मैंने जो यहाँ पर आपका कोई एक लैपटॉप यहाँ पर मिस कर दिया जो आपकी नज़र में अच्छा है, तो आप जो है इसको कमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको खुद कोई एक लैपटॉप रिकमेंडेशन में चाहिए होगा तो आप बता सकते हो कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए अगेन जो है मैं खुद आपको कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय।